Hello students, today we are going to start chapter 7 of your chemistry course, that is P block elements. So about P block elements and S block elements we have learned about them in class 11 also. In this we'll move ahead in the P block elements. In the last we had learned about group 13 and group 14. We know P block elements are from group 13 to group 18. कौन से P block elements होते हैं? whose last electrons fall in p suborbital, right? So those are called p block elements. इनका जनरल कन्फिगुरेशन ns2 से np16 होता है. s वाला फील्ड होगा और p में ही 1 से 6 तक होंगे. लास्ट इलेक्ट्रॉन p वाई फॉल करता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम इज 1s2. 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इसके अंदर, तो 1s2 फिल हो जाता है. ठीक है. अब उसमें भी जब देखोगे, ये तो ग्रुप की बात होगी. हमने बोला ग्रुप 13 to 18 वाले होते हैं क्या पी ब्लॉक. 13 में कौन कौन से आप जानते हो? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही सब होते हैं. 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, राइट. फिर 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब होते हैं, राइट. देन 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. 17 में हाइड्रोजन्स FCl, Br, I, एटेंशियम. एंड 18 में इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन. तो ये सब क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट. अब 13 वाला एक दो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर. बोरोन पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम पढ़ा था. दिस टाइम वी आर गोइंग टू. फिर 14th का भी हमने पढ़ा था, कार्बन के बारे में पढ़ा था, सिलिकॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. इन दिस चैप्टर विल स्टार्ट विथ ग्रुप 15. अब ये तो ग्रुप की बात हुई. फिर ये पीरियड्स भी होते हैं, राइट. तो ये सेकंड पीरियड में होता है, ये थर्ड पीरियड. तो सेकंड पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ तक, फर्स्ट और सेकंड पीरियड, वहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है. लेकिन स्टार्टिंग थर्ड पीरियड क्या हो जाता है? डी ऑर्बिटल्स भी मौजूद होता है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में. लेकिन डी ब्लॉक पर, लेकिन वो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होता है? फील्ड होता है. तभी दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. ऑल्दो उनके पास डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये फिर भी कहलाते हैं पी ब्लॉक. क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है पी सब ऑर्बिटल में फॉल करता है, ना कि डी में. डी जो होता है इन सब का स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड से, जहाँ पे डी ब्लॉक डी सब ऑर्बिटल सब शेल्स मिल जाते हैं. जैसे SPDF होता है ना, तो डी कहाँ से होता है? थर्ड से ही शुरू होता है. 3s 3p 3d. 1 में 1s होता है, 2 में 2s 2p होता है, 3 में ही d शुरू होता है. तो थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल्स आते हैं, लेकिन सब के सब डी में क्या होता है? फील्ड होता है. इसी कारण इनका सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी में. दैट इज़ वाई दे आर ऑल कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. तो जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे मतलब कि फर्स्ट ग्रुप के या फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड के, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है थर्ड पीरियड से जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसके कारण उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है. अब इनके अंदर सब कुछ होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं. और जैसे जैसे नीचे आओगे मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है. ऊपर नॉन मेटल होता है, फिर बीच में सेमी मेटल या मेटलॉइड, और फिर नीचे आने में पूरा एकदम मेटलिक हो जाता है. ठीक है. तो तीनों तरीके की चीज़ें मौजूद होती हैं हर एक ग्रुप में. लेट्स बिगिन विद ग्रुप 15. कौन कौन से होते हैं सेकंड पीरियड से? फर्स्ट पीरियड में कोई मेंबर नहीं होता है इसका. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, Sb इज़ एंटीमनी एंड देन बिस्मथ. इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में. अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होता है, नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में होता है, लेकिन बहुत कम होता है. दैट इज़ वाई प्लांट्स वगैरह भी आप देखते हो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट, जैसे मैंने बताया, इंडियन सॉल्टपेटर, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, इसको चिली सॉल्टपेट्री बोलते हैं. इसको पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्टपेटर इस फॉर्म में ही जनरली मौजूद होता है. फिर फॉस्फोरस होता है, ये भी लिविंग सेल्स में मौजूद होता है, बोन्स वगैरह में. इनफैक्ट जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA, RNA, ये सब फॉस्फोरस है. उसमें नाम ही होता है ना, फॉस्फेट बैकबोन होता है, राइट, PO4 3-. फिर रॉक्स वगैरह भी मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ कोई ये
क्या बोलते कंपाउंड होगा। CaH2X का मतलब हो गया कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन या कोई हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो और ये जब जो होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें जनरली सल्फाइड के फॉर्म में अर्थ में मौजूद के अंदर होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने मैंने बताया ही, 15 है तो पी ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा इनका, पी ब्लॉक में जाता है। इनका आउटर कन्फिग्रेशन NH2 NP3 होता है, तभी तो 3 और 2 5, तो 15वें वाले में होते हैं। 2 तो S2 का फिल्ड होगा ही होगा S का, और बचा 3 तो यहाँ पे आ गया P3, तभी 3 और 2 5, 15वें ग्रुप में होते हैं। ठीक है। एटमिक रेडियाई जो होता है इनका, जैसे जैसे आप नीचे आओगे ग्रुप में बढ़ता है। ठीक है, नीचे आने बढ़ता है। लेकिन जो ये हैवी मेंबर्स होते हैं इसके, एंटीमनी, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, हल्का सा इंक्रीज होगा पॉइंट में ही, या फिर लगभग सेम ही रहता है। बट ओवरऑल नीचे आने पे एनीवेज ग्रुप में जब नीचे आता है तो साइज बढ़ता है। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, चूँकि साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, उसको ईजिली निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पे घटता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज होता है। मतलब अगर इसका अगर 4 है तो नीचे वाले का लगभग 3.5 के आसपास होगा, तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है। जनरल ट्रेंड हम पहले भी जानते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही होता है। फिर इसके जो एटम्स होते हैं पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा एटम्स, जैसे N2 भी है तो 2 एटम है। फॉस्फोरस जनरली P5 P8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह भी जनरली 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसके जो N2 है वो गैसियस फॉर्म में होता है, बाकी सारे मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म मेटल्स होते हैं, एंटीमनी और आर्सेनिक मेटलॉइड होता है, लेकिन बिस्मथ इज मेटल। सब के अपने अपने एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बट N2 का नहीं होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, आप जैसे जैसे नीचे आते हो ग्रुप में बढ़ता है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेंबर्स जो होते हैं इसका हाइड्रोजन से रिएक्ट कर, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। जनरली ये EH3 बनाते हैं, मतलब E कोई भी ग्रुप 15 का मेंबर सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनता है। बिस्मथ BH3 बनाता है। फॉस्फोरस का भी आप ले सकते हो, वही तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है वो, P+H2 बनाता है, PH3, फॉस्फीन बोलते हैं। तो एक तरीके का पॉइजनस गैस भी होता है। ठीक है। फिर ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी जो होती है नीचे आने पे घटती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है, तो मतलब इजीली उनको ब्रेक किया जा सकता है। रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। क्यों? जैसे देख रहे हो नीचे आने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी नीचे आने पे कम होती है, बेसिक कम होता है, तो क्या कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी बेसिक कैरेक्टर कम होता है, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है। और N2 जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन इज समवॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने पढ़ा ना इधर, नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, मतलब दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये एनीवेज हाइड्रोजन वगैरह के साथ कंबाइन करके बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है जनरली E2O3 या E2O5, मतलब N2O3 N2O5 इस तरीके का। पी और फॉस्फोरस भी वही चीज़ बनाता है, P2O5 बनाता है। और P2O5 जो होता है वो तुरंत डाइमराइज कर जाता है, मतलब P4O10 में बनाता है। लेकिन बेसिक फॉर्म क्या है, P2O5 ही है, तो P4O10 इसके 2 यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर नीचे आने पे घटता है। क्यों? क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर देख रहे हो बढ़ रहा है। तो मेटल जनरली क्या होता है, बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है। तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर नीचे आने पे घटेगा, मतलब कि जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे और सबसे कम एसिडिक बिस्मथ के होंगे। हैलोजेंस के साथ X3 वाला कंपाउंड या X5 वाला कंपाउंड बनाता है, मतलब PCl3 PCl5 आपने भी सुना है, ऐसे ही बनते हैं मोस्टली। लेकिन और जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं 5 हैलोजन वाले, वो ज़्यादा क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उनके कंपेरिजन में। ठीक है। और उसके कारण उसकी पोलराइजिंग पावर जो क्योंकि बढ़ती जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर है तो पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है जनरली पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि पेंटा हैलाइड्स जो फॉस्फोरस में या आर्सेनिक में इन सब में बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि उसके साथ डी ऑर्बिटल्स मौजूद होता है। लेकिन नाइट्रोजन डजेंट हैव एनी डी ऑर्बिटल्स, इट डजेंट फॉर पेंटा हैलाइड्स। ठीक है। और इसमें भी जो H3 वाले फॉर्म बनाते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन का जो हैलोजन के साथ कंपाउंड होता है सिर्फ NF3 ही स्टेबल होता है, बाकी इसका कोई भी कंपाउंड हैलोजन के साथ स्टेबल नहीं होता है।
फिर कुछ कुछ मेंबर्स जो होते हैं मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, सोडियम के साथ आर्सेनिक रिएक्ट करके सोडियम आर्सेनाइट बनाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स। अब इसमें से हम कुछ हमें 2-3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे पहले हमें नाइट्रोजन पढ़ना है, फिर फॉस्फोरस पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन विथ नाइट्रोजन। सबसे पहले बात देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है लेबोरेटरी में और कमर्शियली भी। कमर्शियली तो बहुत सिंपल होता है, जो एयर होता है उसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसको चैम्बर से पास कराओगे तो अलग उसमें एयर में क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन जो होता है जनरली कम टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले बॉयल करता है, तो फिर उसके वेपर्स मिलते हैं, उसको ट्रांसफ़र कंडेंस करके फिर लिक्विड नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लिया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा पॉइंट पे बॉयल करता है, तो सबसे पहले जो वेपर मिलता है वो किसका वेपर होता है बॉयल करने पे, नाइट्रोजन का ही होता है। उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है पाइप के थ्रू, फिर कंडेंसर से पास करते हैं तो वो कंडेंस होकर लिक्विड नाइट्रोजन बनाता है। लैब वगैरह में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे सोडियम नाइट्राइड, इसको एजाइड भी बोला जाता है, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड भी बोल सकते हो या सोडियम एजाइड, बेरियम नाइट्राइड या बेरियम एजाइड बोलते हैं। इनको हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है गैसियस फॉर्म में और मेटल्स अलग हो जाए। उसी तरीके से अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 2Cr2O7, इसको भी हीट करोगे तो Cr2O3 और वाटर बाहर निकलता है और गैसियस नाइट्रोजन मिल जाता है। फिर अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करोगे तो भी ये चीज़ हमें मिल जाती है। तो ये लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं इसको बनाने के। ये सब रिएक्शंस एनीवेज यू हैव टू लर्न, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देन कम्स प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। टॉक्सिक नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, स्मेल नहीं, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है और इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सब भी थोड़ा कम होता है। 2 आइसोटोप्स होते हैं N14 एंड N15, इसका यूज़ हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। फिर केमिकली इन जनरल माना जाता है कि थोड़ा इनर्ट होता है, क्यों, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये थोड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है। ये कुछ मेटल से रिएक्ट करके MgN3 Ni3n, सोडियम के साथ भी Na3n वगैरह बनाता है, इनका कैरेक्टर आयनिक होता है। ऑक्सीजन के साथ NO बनाएगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। और एक्सेस ऑक्सीजन पास करोगे तो NO2 बना देता है। हाइड्रोजन के साथ तो हमें पता ही है 770 केल्विन या 750 केल्विन तक अमोनिया बनाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब जनरली क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। यूज क्या होता है, NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। हमने ये बायोलॉजी वाले में पढ़ा था एक चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में, सीड बैंक आपको याद होगा, उसमें सीड्स वगैरह को स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पे एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो उस तरीके के प्रिजर्वेशन को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अमोनिया का मैन्युफैक्चर में नाइट्रोजन यूज होता है इनर्ट इन्वायरमेंट कहने में, क्योंकि हमने बताया कि क्या होता है जनरली इनएक्टिव ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होता। आपको याद होगा हमने क्लास 10 में पढ़ा था, प्रिजर्वेटिव की तरह होता है, इनर्ट चिप्स का पैकेट वगैरह होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देता है, इनर्ट इन्वायरमेंट देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, तो कोई चीज़ खाना पीना ख़राब नहीं होता है। तो दिस इज़ अबाउट नाइट्रोजन। अब हमें एक पढ़ना है नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में, कौन सा, अमोनिया। अमोनिया आप जानते ही हो हैबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। N2H2 कंबाइन करके NH3 बनाते हैं। टेम्परेचर जनरली क्या होता है 700 से 770 केल्विन के आसपास और 200 ATM होता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। आपको याद होगा यहाँ पे देखो कितने मोल्स हो गए रिएक्टेंट के, 1 और 3 4 और इधर 2। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, कैसे, ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो अमोनिया का प्रिपरेशन हाई प्रेशर एंड थोड़ा कम टेम्परेचर पे ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। यही चीज़ दिखाया है मैंने यहाँ पे कि रिएक्टेंट में 4 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल बनता है। तो आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ये रिएक्टेंट का मोल बढ़ेगा और ये कन्वर्ट होना शुरू होगा। इसको हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। और आयरन जो होता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ये सब गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन आयरन सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है। देन द लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो NH3 गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है और सोडियम का कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर अमोनिया के डिकम्पोजिशन से भी बनाया जा सकता है, NH2CO NH2 होता है। अब ये क्या है,
सॉरी यूरिया के डिकम्पोजिशन से इसको करोगे तो NH3H2O बन जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे लीवर में भी ये रिएक्शन होता है, जिसके के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है लीवर डैमेज वगैरह का भी, क्योंकि अमोनिया इटसेल्फ इज़ थोड़ा हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। देन इट्स प्रॉपर्टीज़, पंजेंट स्मेल होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है। कहीं फैक्ट्री जो आसपास अगर कहीं पे हो आपको कि अमोनिया बनता है तो वहाँ पे जाके कभी देखना, बहुत गंदा स्मेल होता है, लेकिन कोई कलर नहीं होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये। और इसका एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, NH3 इज़ बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि NH4 और OH माइनस आयन बनाता है, तो OH माइनस इज बेसिक। दूसरा हम ये भी बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ऐसे भी लुईस के हिसाब से वो बेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनर बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दिस इज अ बेस। जो एक्सेप्टर होते हैं वो एसिडिक होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और 100 से 101 pm बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। अब इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब NH4OH होता है, उसको ZnSO4 FeCl3 से रिएक्ट करो तो उसका सॉल्ट बना देगा, सल्फेट बना देगा, FeCl के साथ क्लोराइड बना देगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब बाहर निकल जाता है। फिर अमोनिया जो होता है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड भी बनाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है आपका, हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, बस अभी ध्यान रखो दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो NH3AgCl के साथ कंबाइन के AgNH32 बनाता है, कॉपर के साथ कंबाइन करके CuNH34 बनाता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जो अमोनिया बनाने में हेल्प करता है। फिर इसके यूज़ में देखोगे फर्टिलाइजर्स बनाने में आता है, अमोनिया नाइट्रिक एसिड में, और रेफ्रिजरेशन में भी ये यूज़ आता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। फिर दूसरा प्रोडक्ट नाइट्रोजन का जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट नाइट्रिक एसिड। देख लेते हैं, इंडस्ट्रियली इसको ऑशवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, अमोनिया को यूज़ करके NH3 और O2 रिएक्ट करवाते हैं तो NO मिलता है, ठीक है। NO जो होता है फिर जो ऑक्सीजन जो और मौजूद है उससे कंबाइन करके NO2 बनाता है, और NO2 जो वाटर बना है उसके साथ कंबाइन करके HNO3 बनाता है, और NO बन जाता है फिर से वापस, और यही NO जो होता है वापस रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता है। लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना वही रिएक्टेंट की तरह काम करता है, तो दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओसवाल्ड प्रोसेस। तो अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो NO बनेगा, NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाता है, NO2 फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है, और NO भी बनाता है, और NO फिर से साइकिल में आ जाता है बनाने के लिए, ठीक है। फिर लेबोरेटरी मेथड में नाइट्रेट वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है। नाइट्रेट वगैरह को सब एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे H2SO4 रिएक्ट किया है तो HNO3 और Na2SO4 या NaH4 बाहर NaHSO4 एनीवेज जब उसको थोड़ा और हीट करोगे तो Na2SO4 में ही कन्वर्ट हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो ये कलरलेस होता है, जनरली 68% H2SO4 लिखा है हमने, HNO3 यूज़ किया जाता है। सोचने की कोशिश करना वाई 68%, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में ये पढ़ा था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कंडक्टिविटी को रेल के, ठीक है। तो आप समझना है 68% ही क्यों यूज़ करता है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और एंटी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, मतलब एसिड तो की तरह तो स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं इसके, जैसे कि ZN के साथ रिएक्ट कर दो, ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट के साथ जब रिएक्ट करवाते हो तो ये चीज़ बनता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये कॉन्सेंट्रेशन HNO3 के साथ ZnNO3, लेकिन रिएक्टेंट डिफरेंस यहाँ पे है, जो डाइल्यूट यूज़ करते हैं तो N2O बनता है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं तो NO2 बनता है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। कॉपर के साथ CuNO32 H2O, लेकिन यहाँ पे NO बना है, यहाँ पे NO2 बना है, दिस इज अगेन इज डाइल्यूट एंड दिस इज HNO3, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा NO2 बनता है, ठीक है, और ऐसे N2O या NO बनेगा। अब कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, ये सब बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं HNO3 वगैरह के साथ, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ये का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ये Al को ऑक्सीडाइज कर देगा Al2O3 में, तो एक लेयर बन जाता है। आप देखोगे एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह धीरे धीरे अपना शाइनिंग छोड़ देते हैं, पहले खरीदोगे तो शाइन करता है, धीरे धीरे शाइन उसका डल होने लगता है, क्यों? वही ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो HNO3 भी हमने बोला क्या, एसिड तो है ही, साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है किसका, ऑक्साइड का। फिर फॉस्फोरस के साथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाता है,
इस सी के साथ H2CO3 बनाता है, लेकिन वो तुरंत ब्रेक कर जाता है किसमें, H2O और CO2 वगैरह में। आयोडीन के साथ आयोडिक एसिड बनाता है, सल्फर के साथ H2SO4 बनाता है। नाम ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पहले ही बताया, ठीक है। देन एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, जब HNO3 को FeSO4 वगैरह के साथ या Fe के +2 कोई भी स्टेट हो उसके साथ +2 वाला स्टेट में अगर इसको रिएक्ट करवाओगे इसके को सोल्यूशन से, तो Fe3+ ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही ऑक्सीडाइज करना। तो उसने Fe2 से Fe3 कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब NO गैस भी बनता है, और NO गैस जो होता है, ये जो Fe वगैरह बने हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर NO के साथ भी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जो है वही ब्राउन कलर का होता है। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो ये चीज़। फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज वगैरह बनाने में, इचिंग ऑफ मेटल्स, मतलब नेचर उसको एक्सट्रैक्ट वगैरह, मतलब उसको क्लीन करने में, एक्चुअली नॉट एक्सट्रैक्टिंग। तो ये सब सारी चीज़ें नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। विल बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेम चैप्टर, फॉस्फोरस वगैरह के बारे में, ठीक है। थैंक यू।